करने जा रहे हैं। हमारे मेहमान आ चुके हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे। सब बैठ जाएं तो हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। बहुत स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शायद सालों बाद मैं गया आई हूँ। गया की इस ज़मीन से मेरा और बोध गया की ज़मीन से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है। मेरा जन्म बोध गया में हुआ है, इसीलिए ये मेरी मिट्टी है। और दूसरा, मेरे चाचा काफ़ी दिनों तक गया कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर थे और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, तो गया काफ़ी आना जाना रहा। तो सबसे खुशी की बात है कि आज हम लोग यहाँ हाज़िर हुए हैं। और कहते हैं फैज़ की नज़्म है कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो गुलशन का कारोबार चले, इजाज़त है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज हम आयाम और मगध विश्वविद्यालय के सहयोग से जॉइंट आज का ये कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया गया है। आप सबको पता होगा कि पद्मश्री उषा किरण खान जो देश भर की बड़ी साहित्यकार हैं और पिछले दिनों उनका निधन हुआ। आयाम उन्हीं के संरक्षण में और उन्हीं के निर्देशन में आयाम जैसी संस्था की नींव बनी। हमें खुशी है कि हम पटना से चलकर यहाँ बोध गया में आपके बीच आए हैं और आज उनका जन्मदिन है, तो ये हमारे लिए जन्म उत्सव है। आज हमारा खुशी का दिन है कि हम उषा किरण खान का जन्म उत्सव आपके बीच मिलकर मनाएंगे और हम बातचीत करेंगे, क्योंकि साहित्य जो है वो दुनिया को और देश को और हम सबको बदलने का सबसे मजबूत यंत्र है। कहते हैं कि अगर साहित्य नहीं हो तो शायद मनुष्यता नहीं हो। इसलिए साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है देश को, दुनिया को बदलने के लिए। मैं इस कार्यक्रम में हम लोगों ने आज जो कार्यक्रम रखा है, उसके जो आज मेहमान हैं, उन तमाम लोगों को सबसे पहले मैं एसपी शाही कुलपति मगध विश्वविद्यालय को आमंत्रित करना चाहती हूँ। पहले आप आएँ, चूँकि आप यहाँ के मेहमान हैं जी। और हम मुख्य अतिथि हमारे बीच प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय और विधान परिषद बिहार के हैं। मैं बहुत स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। विशिष्ट अतिथि हमारे बीच मुंबई से चलकर आई हुई हैं चित्रा देसाई जी। ये बड़ी साहित्यकार हैं, कवि हैं, आपके बीच है। हम उनका बहुत आदर से उनको मंच पर बुलाना चाहते हैं, वो आए। हमारे मित्र साहित्यकार, पत्रकार और विभिन्न जो आप पटना के अंदर एक बड़ा पुस्तक मेला देखते हैं, उस पुस्तक मेले को उस मुकाम तक पहुंचाने वाले हमारे मित्र रत्नेश्वर जी आए हुए हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं कि वो आए मंच पर। हिंदी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजेश कुमार राय जी, मैं उनको यहाँ आमंत्रित करती हूँ। और इस आयाम के आयोजन को आगे ले चलने और आयाम को पूरे देश के अंदर एक सांस्कृतिक साहित्यिक संस्था के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो हमारी दीदी को जाता है, और उन्होंने जो भार सौंपा है वीणामृत को, हम वीणामृत को बुलाना चाहते हैं। वीणामृत आए, सचिव हैं आयाम की। तो गया से बहुत बड़ी हम सबको जो वीणामृत आए, तो आज के इस आयोजन में हम उषा किरण खान को याद करेंगे और हम अलग अलग विषय पर बातचीत करेंगे।
सबसे पहले दीप प्रज्वलन किया जाए। पहले दीप प्रज्वलन तब पुष्पन। दीप प्रज्वलन के लिए लाएं। तो ये परंपरा रही है मगध विश्वविद्यालय की कि कुल गीत गाए जाते हैं। मनोविज्ञान विभाग की छात्राएं हैं, मैं अनुरोध करती हूँ कि वो कुल गीत गाएं। उषा किरण खान के भी पर भी बोल दीजिए। उषा किरण खान, उषा जी के को आज पुष्पांजलि दी जाए सभी साथियों की तरफ से, हमारे मेहमानों की तरफ से। आप सभी से निवेदन है कि मगध विश्वविद्यालय के कुल गीत के सम्मान में खड़े हो जाएं। मगध विश्वविद्यालय गुरुकुल की शान, अमृतम तु विद्या का मुक्त हस्तदान, अमृतम तु विद्या का मुक्त हस्तदान। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं ज्ञानं वरणं। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संगम शरणं ज्ञानं वरणम्। गया धाम नालंदा पटना गुरुद्वारे, गया धाम नालंदा पटना गुरुद्वारे। राज ऋषि ब्रह्म ऋषि सप्त ऋषि सारे, राज ऋषि ब्रह्म ऋषि सप्त ऋषि सारे। गौतम सुजाता से हो, गौतम सुजाता से इसकी पहचान। अमृतम तु विद्या का मुक्त हस्तदान, अमृतम तु विद्या का मुक्त हस्तदान। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संगम शरणं ज्ञानं वरणं। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संगम शरणं ज्ञानं वरणम्। निरंजना के कण कण से झंकृत प्रेम राम, निरंजना के कण कण से झंकृत प्रेम राम। सुख
करुणा के सब तक परदेश रा, सुख शांति करुणा के सब तक परदेश रा। अंतस में रग रग में ओ, अंतस में रग रग स्पंदित विज्ञान, अमृतम तु विद्या का मुक्त हस्तदान, अमृतम तु विद्या का मुक्त हस्तदान। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं ज्ञानं वरणं, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं ज्ञानं वरणम्। सांख्य योग पराभक्ति प्राची का पराज्ञान, सांख्य योग पराभक्ति प्राची का पराज्ञान। रसो वशशील समाधि प्रज्ञा दिव्यदान, रसो वशशील समाधि प्रज्ञा दिव्यदान। बोध वृक्ष छाह करे ओ, बोध वृक्ष छाह करे नर से भगवान, अमृतम तु विद्या का मुक्त हस्तदान, अमृतम तु विद्या का मुक्त हस्तदान। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं ज्ञानं वरणं, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं ज्ञानं वरणं। मगध विश्वविद्यालय ओ, मगध विश्वविद्यालय गुरुकुल की शान, अमृतम तु विद्या का मुक्त हस्तदान, अमृतम तु विद्या का मुक्त हस्तदान। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं ज्ञानं वरणं, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं ज्ञानं वरणं, ज्ञानं वरणं ज्ञानं वरणं ज्ञानं वरणं ज्ञानं वरणं, ज्ञानं वरणं ज्ञानं वरणं ज्ञानं वरणं ज्ञानं वरणं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कुल गीत के लिए। और ये बहुत सुंदर गीत था, हम सबों ने इस गीत को सुना। हमारे बीच बहुत सौभाग्य है कि कनुप्रिया और तनु दोनों उषा दी की जो बच्चियां हैं यहाँ आई हुई हैं। हम चाहते हैं कि वो थोड़ा खड़े ही हो जाएं और सब कोई उनके लिए भी ताली बजाए, क्योंकि हम बहुत दूर से चलकर आज इस आयोजन में आपके बीच आई हुई हैं। जिसको कहते हैं कि आगे आ जाएं आप दोनों, अच्छा लगेगा हमें। कनु और तनु कहते हैं रस में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो हम अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहते हैं। हम हमारी आयाम की सदस्यता रीता जी से अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आएं और हमारे मुख्य अतिथि वीरेंद्र नारायण यादव का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। क्या सुनीता गुप्ता तैयार रहें? रीता सिंह हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव का स्वागत करेंगी। हमारे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने आयाम के लिए ये वक्त निकाला और आज वो इस प्रांगण में आए हैं। आप हमारे मेहमान हैं, पहले आपका कुलपति तो हमारे होस्ट हैं जी। वीरेंद्र नारायण यादव जी का वीरेंद्र जी
बहुत आभार। हम चाहते हैं कि अब हमारे पुष्प गुच्छ से सुनीता गुप्ता आयाम की सदस्य हैं। हमारे कुलपति मगध विश्वविद्यालय के पी शाही का स्वागत करें। आज सुनीता गुप्ता। अब सबका हो गया है नाम। रंजीता आप खड़े रहें, आ जाएं रंजीता। रंजीता सर, शुक्रिया। आयाम की तरफ से हमारे कुलपति का स्वागत। अब हमारे विशिष्ट अतिथि के स्वागत के लिए हम चाहेंगे कि रंजीता आए। रंजीता हमारी विशिष्ट अतिथि चित्रा देसाई का स्वागत करेंगी। उसके बाद अर्चना त्रिपाठी तैयार रहे। चित्रा देसाई मुंबई से आई हैं, कवि हैं और कई अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। आप आज उनकी कविता आप सुनेंगे इसी प्रांगण में। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच रत्नेश्वर जी हैं, मैंने अभी बताया, साहित्यकार, पत्रकार, हमारे दोस्त। उनका स्वागत अर्चना करेंगी, अर्चना त्रिपाठी। तनुजा से हम चाहेंगे कि वो वीणा अमृत का स्वागत करें। तनुजा। ब्रिजेश जी का स्वागत। आज प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार राय का तनुजा करेंगी। वीणा अमृत के लिए केकी कृष्णन। ब्रिजेश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है आयाम की तरफ से। और आयाम की सचिव वीणा अमृत केकी कृष्णन करेगी। केकी कृष्णन। बहुत शुक्रिया। ये जिसको हमने पहले भी कहा कि रस्म दुनिया है, मौका है, तो ये स्वागत का जो हमारे मेहमानों के स्वागत का ये समय था और अब विधिवत हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके छात्र नौजवानों को यहाँ इतनी बड़ी संख्या में देखकर, क्योंकि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जो है वहाँ सबसे बड़ी जो आबादी है वो नौजवानों की आबादी है और इस देश के नौजवानों पे सबसे ज़्यादा भरोसा है कि आने वाले समय में वो ही हमारे देश को आगे ले जाने वाले हैं। इसीलिए आज की इस कार्यक्रम में उनका होना आयाम की खुशकिस्मती है और मगध विश्वविद्यालय ने हमें यहाँ बुलाया, आयाम को यहाँ बुलाया। इस बात के लिए हम कुलपति का बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप तमाम साथियों का बहुत आभार। हम ये उम्मीद करेंगे कि आज जो रिश्ता हमारा
बना है और जो ये गुफ्तगू चली है वो हमेशा चलती रहे। हम मिलें और ऐसे ही जो अभी हमने कहा था कि जो खुशबू है रंगों की, ज्ञान की, वो खुशबू बनती रहे आगे। मैं अब अपने आयाम की सचिव वीणामृत को बुलाना चाहूँगी कि वो आयाम की तरफ से हमारे मेहमानों का स्वागत करें। बहुत धन्यवाद निवेदिता। नमस्कार, मैं वीणा अमृत आयाम संस्था के तरफ से आप सभी गणमान्य अतिथियों का, विद्वत्जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आयाम के बारे में मैं बहुत चंद शब्दों में आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि आयाम है क्या। तो जो भी यहाँ लोग उपस्थित हैं उनके लिए, जो लोग आयाम को नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आयाम पद्मश्री उषा किरण खान द्वारा परिकल्पित एवं मार्गदर्शित संस्था है, जिसकी स्थापना 22 जुलाई 2015 में की गई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य उन रचनाशील स्त्रियों के लिए हुई जिनकी साहित्यिक प्रतिभा और लेखनी घर की चार दीवारी एवं अनेक जिम्मेदारियों के भीतर दबी रहती थी। आयाम इन्हीं प्रतिभा संपन्न रचनाकार स्त्रियों को एक मंच मुहैया कराता है। आयाम बिहार की रचनाधर्मिता का एक ऐसा सार्थक, सृजनशील और प्रशस्त मंच है जो वैचारिक रूप से संपन्न है। आज आयाम ने साहित्य और संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण आयोजनों द्वारा न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में अपना एक विशेष मुकाम हासिल किया है। आज हमारी दीदी, हमारी संस्थापिका हमारे बीच नहीं हैं। उनके आकस्मिक निधन से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश स्तब्ध था। आयाम इस असहनीय पीड़ा से हतप्रभ और विचलित रहा। सच है कि अपने छोड़कर कहीं नहीं जाते, निसंग हमारे बीच ही कहीं रह जाते हैं। केदारनाथ सिंह की पंक्तियां हैं, उनके लिए ही मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी। मुझे विश्वास है कि यह पृथ्वी रहेगी, मुझे यह विश्वास है कि यह पृथ्वी रहेगी, यदि और कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में यह रहेगी। जैसे पेड़ के तन में रहती है दीमक और दाने में रह लेता है घुन, यह रहेगी प्रलय के बाद भी मेरे अंदर, यदि और कहीं नहीं तो मेरी ज़बान और मेरी नस्वरता में यह रहेगी। आयाम कुछ ऐसा ही महसूस करता है। आज के दिन यहाँ हम पद्मश्री उषा किरण खान के जन्मोत्सव के लिए एकत्रित हैं। इस जन्मोत्सव को आयाम किरणोत्सव के नाम से मनाता आ रहा है। आज का यह समारोह उसी किरणोत्सव की एक कड़ी है, जिसके अंतर्गत हम पद्मश्री उषा किरण खान के बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ साथ उनके साहित्य और संस्कृति से जुड़े अनेक रंगों से भी रूबरू होंगे। अब स्वागत परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद एवं पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, जेपी विश्वविद्यालय छपरा का कृतज्ञ भाव से हार्दिक स्वागत और वंदन करती हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से आयाम सुशोभित और आशीषित हुआ है। आपका पुनः अभिनंदन सर। हमारे बीच मगध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर SP शाही जी मंच पर विराजमान हैं। इनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इनकी कर्मठता, नेतृत्व क्षमता और प्रशासकीय कौशल से हम सभी बखूबी परिचित हैं, किंतु इनके सहयोग से आज हो रहे इस कार्यक्रम ने प्रमाणित कर दिया कि उनमें वचनबद्धता का अप्रतिम गुण भी है, क्योंकि पटना में आयोजित आयाम के 9वें वार्षिकोत्सव में इन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि दीदी के सम्मान में उनके जन्मोत्सव का कार्यक्रम भव्य रूप से मगध विद्यालय में संपन्न होगा, और इन्होंने इसे आज क्रियान्वित कर दिया। इस
आतिथ्य के लिए, सुव्यवस्था, उदारता के लिए और सद्भावना के लिए। मैं और मेरा पूरा आयाम परिवार आपका हृदय तल से आभारी है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम है। आयाम का सौभाग्य है कि देश की नामचीन कवित्री और साहित्यकार चित्रा देसाई मुंबई से यहाँ आई हैं और आयाम के मंच पर उपस्थित हैं। चित्रा देसाई जी पेशे से वकील भी हैं। जितनी मुस्तैदी से वे अपने मुवक्किल के पक्ष में कानून की पेचीदगियों को रखती हैं, उतनी ही कुशलता से वे भावना, संवेदना और संवाद को शब्दों में पिरोने का काम भी करती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल आजकल मैं मन की करती हूँ कि कवित्री द्वारा लिखित सरसों से अमलतास, दरारों में उगी धूप आदि बहुचर्चित काव्य संग्रह है। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। मंच पर उपस्थित देश के बहुचर्चित साहित्यकार श्री रत्नेश्वर सिंह का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्री रत्नेश्वर सिंह एक ऐसे प्रयोगधर्मी लेखक हैं जिनकी किताबों की पहुँच बेस्ट सेलर के पहले पायदान तक पहुँचती है। एक लड़की पानी पानी, रेखना मेरी जान, महायुग त्रयी आदि उपन्यासों की एक लंबी सूची इनके नाम दर्ज है। किसी भारतीय प्रकाशक द्वारा सबसे अधिक रॉयल्टी के साथ अनुबंधित किए जाने वाले भी ये पहले लेखक हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें भारतेंदु पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आभार है। मैं मंच पर उपस्थित प्रोफेसर ब्रजेश कुमार राय, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, मगध विश्वविद्यालय का भी आयाम के इस कार्यक्रम में उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने आयाम के लिए अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और स्वागत। अंत में मैं पुनः सभागार में उपस्थित सभी विद्वतजनों का, सभी प्रोफेसर, सभी प्रिंसिपल सर लोगों का और हमारे आयाम के सभी सदस्य, सभी शोधार्थी, सभी छात्रों, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित होकर इस आयाम को आपने आशीषित किया और हमारा मनोबल बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वीना। दोस्तों, अब हम आपके बीच से हट जाएंगे क्योंकि आप जिनको सुनने आए हैं वो एक एक करके आएंगे। ये सत्र हमारा 2 बजे तक कई कार्यक्रम हैं जो हम चलाएंगे इसको। कुछ नृत्य नाटिका, कुछ उषा किरण खान की कहानियों के कोलाज, ये सब आपको सुनने के पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो मेहमान आए हैं वो अपना वक्तव्य दें। मैं जानती हूँ कि आप इस परिसर में हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि साहित्य की दुनिया में आप सबका इतना जुड़ाव है और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रेमचंद को पढ़ा होगा, मंटो को पढ़ा होगा और अभी के दौर में जो लोग लिख रहे हैं उनको पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैं अपने निजी अनुभवों से कह सकती हूँ कि जब मैं छात्र थी तो मैंने जो इनको पढ़ना शुरू किया, वो चाहे मंटो हो, वो स्मृत चिपताई हो, प्रेमचंद हो, तो मेरे लिए ज्ञान का दरवाज़ा खुला, कई खिड़कियाँ खुल गई और मुझे लगा कि हम दुनिया, अब आपके हाथों में मोबाइल है, हमारे समय में मोबाइल नहीं था और दुनिया भी बहुत छोटी हो गई है। आपको कोई जानकारी चाहिए, आप मेटा से तुरंत जानकारी ले लेते हैं, लेकिन हमें किताबों में जाना होता था, किताबों में घुसना होता था। और मैं समझती हूँ कि आज भी इतने उपकरण आने के बाद भी किताबों की ज़रूरत है। किताब आपकी उंगली पकड़कर आपको उन जगहों ले जाती है जहाँ जहाँ आप नहीं गए हैं, उन ज्ञान के दरवाज़ों को खोलती है और आपको मनुष्य बने रहने के लिए वो एक रास्ता दिखाती है। तो मैं समझती हूँ कि हम सब जो आज इस प्रांगण में आए हैं और साहित्य से जुड़े हैं, आप कोर्स की किताब ज़रूर पढ़ें, लेकिन साथ साथ साहित्य की दुनिया में भी आप जाएं और पढ़ें। बहुत समय नहीं है, एक छोटी सी कहानी कह के मैं बात ख़त्म करूँगी। साहित्य में आप कैसे साहित्य का चयन करते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। आप सबको शायद हमारे समय में बहुत हिट थे गुलशन नंदा, तो लड़कियां बहुत पढ़ती थी, उनकी कुछ कहानियों पर जो फिल्में भी बनी थी, लेकिन वो बहुत बड़े कहानीकार नहीं थे, बहुत बी ग्रेड के कहानीकार माने जाते थे। तो मुझे उसकी पढ़ने की लत लग गई थी।
तो मैं कोर्स की किताबों के बीच में गुलशन नंदा को पढ़ती थी। एक दिन मेरे पिता ने देख लिया और कहा कि ये बड़ा ध्यान से पढ़ रही है, तो कोर्स की किताब तो इतने ध्यान से नहीं पढ़ रही होगी। और वो चुपके से आके खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि गुलशन नंदा को पढ़ रही है। तो मैं बहुत डर गई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर पढ़ने का इतना ही शौक है तो तुम उन लोगों को पढ़ो जिसके पढ़ने से तुम्हारे ज्ञान बढ़ेंगे और तुमको अच्छा लगेगा। फिर उन्होंने मैक्सिम गोर्की, प्रेमचंद और कई लोगों की किताबें मुझे खरीद कर दी। और वो दिन है और आज के दिन है कि किताबों से मेरा वास्ता है, किताबों से मुझे मोहब्बत है, और किताब के बिना शायद मैं दुनिया की कल्पना नहीं कर सकती। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि आप किताबों से जुड़िए, किताबों को पढ़िए। मैं अपने वक्ता को, प्रथम वक्ता को बुलाना चाहती हूँ। जैसा कि वीणामृत ने उनके बारे में विस्तार से परिचय दिया है, लेकिन थोड़ा सा परिचय मैं कहना चाहूँगी कि आपके बीच रत्नेश्वर जी हैं। रत्नेश्वर जी ने पत्रकारिता लंबे समय तक की, हम लोग लगभग साथ साथ पत्रकारिता करते रहे। फिर ये साहित्य की दुनिया में आए और इन्होंने कई टीवी चैनल के ये संपादक भी रहे, टीवी चैनल में इन्होंने काम किया। स्टार 1 पर इन्होंने मानो न मानो की पटकथा लिखी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक प्रकाश झा के नेतृत्व में ये मॉर टीवी के उप संपादक भी रहे। अभी तक 10 से अधिक सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिसकी चर्चा वीणामृत ने की। तो मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और आपसे रूबरू हो। तो रत्नेश्वर जी आप आए और उनके लिए आपकी ताली तो बनती है साथियों। ई मगध के संस्कार धानी और विश्व के बोध धानी में हम अपने सबके जो बड़कन हथिन उनका गोड़ लगहिए, अजय छोटकन हथिन उनका लार दुलार। हम मगही में इले शुरुआत के लिए कि आदरणीय उषा किरण खान जी, जिनका हम नमन करहिए, वो हिंदी के अलावा मैथिली में भी लिखा हल्के, और उनका साहित्य अकादमी जे मिलन वो मैथिली में मिलन। तईले भाषा के अपन एक सीमा है और साहित्य जो है वो कोई भी भाषा से कहीं आगे चल जाए। मंच पर उपस्थित हिंदी भोजपुरी के विद्वान आदरणीय श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, मगध विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति और इस पुनीत कार्यक्रम को के अध्यक्ष आदरणीय एसपी शाही जी, देश की लोकप्रिय कवित्री, अभी आपने सुना भी, जो हमेशा अपने मन का करती है, चित्रा देसाई जी, हिंदी के विभागाध्यक्ष और साहित्यकार प्रोफेसर ब्रजेश कुमार राय जी, मंच संचालन कर रही यशस्वी कवि कथाकार निवेदिता झा जी, आयाम की सशक्त और यशस्वी सचिव वीणा अमृत जी, यहाँ उपस्थित विद्वान जन, अनेक प्रतिष्ठित प्राध्यापक, साहित्यकार, आयाम से जुड़े लोग, साथी, उषा जी के वंशज, आप सबको मैं पहले प्रणाम करता हूं। आदरणीय उषा किरण खान जी से जब मैं पटना वापस आया 1990 में, तो मिलना चाहता था, तो पता चला कि वो बंदर बगीचा में रहती हैं। इत्तेफाक से मिलने गया और उनसे मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई कि वो उस दिन पटना में नहीं थी। उसके बाद समय बीतता गया, लेकिन ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा था।
1996 में पहली बार उनसे मुलाकात हुई जब हम रूबरू हुए। पटना पुस्तक मेला की आयोजन समिति की वो सदस्य थी और उस आयोजन समिति की एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें वो उपस्थित थी। आदरणीय रामचंद्र खान जी भी उपस्थित थे और तब हमारी पहली मुलाकात हुई। पटना पुस्तक मेला में उनका बड़ा योगदान रहा है, लेकिन कई बार कई ऐसे दिग्गज जो अनेक जगह अपना योगदान देते रहते हैं, उनका योगदान दिखाने के लिए नहीं होता। वो हमेशा पटना पुस्तक मेला से सक्रियता से जुड़ी रही और जब भी वहां मीटिंग होती थी मैं ही खड़ा होता था कि इस बार पटना पुस्तक मेला में क्या योजना बनाई गई है और उस पर अगर उन्हें कोई टिप्पणी करनी होती, अगर उस पर कोई मशवरा देना होता तो वो देती और फिर उसके हिसाब से अगर थोड़ा बहुत फेरबदल करना होता तो करती। लेकिन मेरा ये सौभाग्य था कि अधिकांशतः उनकी सहमति हमारी तैयारी पर रहती। समापन समारोह में पिछली बार उनको आना था, वो मुख्य अतिथि थी। गाड़ी में बैठते समय उनको थोड़ी असहजता महसूस हुई। वो वापस अपने घर में जाके बैठ गई और फोन किया कि वो असहज महसूस कर रही हैं। कुछ ही दिन पहले वो हॉस्पिटल से आई थी और हम लोगों के लार प्यार में, प्रेम में उन्होंने सहमति दे दी थी, लेकिन मुश्किल हो रही थी। तो एक बड़ा मनुष्य बनने के लिए सहज होना बहुत जरूरी होता है, जो सबसे कठिन काम है। उनके भीतर हमेशा ये था, जीवन आनी जानी है, वो कहीं भी पहुंच जाती थी, कोई भी प्रेम से बुलाता था चली जाती थी। मुझे पता है कई लोग टोकते भी थे कि हर जगह क्यों जाती हैं आप, लेकिन सर्वव्यापी होना बहुत बड़ी बात होती है, सब जगह पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। हम चुनते हैं, चुनाव करते हैं किसके पास जाएं, किसके पास न जाएं, लेकिन जो बड़ा व्यक्तित्व होता है वो तो हर जगह होता है और इसलिए वो हर जगह जाती थी। उषा जी के साथ उनके घर पर मेरी घंटा 2 घंटा की बैठकी अक्सर हुआ करती थी। उनके जाने के बाद पटना में मेरे लिए कोई दूसरा वैसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैं गुफ्तगू कर सकूं। हर तरह की बातें उनसे होती थी। साहित्य, भारतीय साहित्य, वैश्विक साहित्य, उनका साहित्य, मेरा साहित्य, आयाम से जुड़े साहित्यकारों का साहित्य, उनका कैसा है, किसमें कितना है साहित्य, किसमें संभावनाएं अधिक हैं, किसमें कम है, डिस्कशन होता था। मैं भी अपनी राय देता था, वो भी अपनी राय देती थी और इस तरह का जो व्यक्तित्व था अब पटना में कोई दूसरा नहीं है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी क्षति है और बाकी के लिए तो जो है वो उनका महसूस ना है, वो महसूस थे। जब तक व्यक्ति, चाहे मैं रहूं या आदरणीय उषा जी रहें, जब तक व्यक्ति आपके बीच होता है तो उनका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। पुरस्कार मिल जाना अलग बात, किताबें बिक जानी अलग बात, लेकिन उनका मूल्यांकन नहीं हो पाता। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि उनका अप्रोच इतना बड़ा होगा, उनके रिश्ते इतने बड़े होंगे कि उनको कोई सम्मान मिल गया होगा या इतने लोग उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन जब मनुष्य यहां से योग कर जाता है तब उसका मूल्यांकन शुरू होता है। और अब आदरणीय उषा जी हमारे बीच नहीं है तो उनका मूल्यांकन शुरू हो रहा है। मैं कोई आलोचक नहीं हूं, किसी विश्वविद्यालय का प्राध्यापक भी नहीं हूं, क्योंकि उनको आदत होती है 45 मिनट तो बहुत प्रेम से निकाल लेते हैं।
मैं केवल एक पाठक हूं और उषा जी को जो मैंने पढ़ा है वो केवल एक पाठक के रूप में। फर्क इतना है कि मैं एक लेखक भी हूं, और वो भी गद्य लेखक, वो भी उपन्यासकार। जो उनकी विधा वो मेरी विधा। तो उस पाठक की हैसियत से जो मैंने उषा जी को समझा, एक पाठक के रूप में उषा जी मां बोध की लेखिका थी। चाहे आप उनकी शानदार कहानी दूबधान पढ़ें, उनका लोकप्रिय उपन्यास भामती पढ़ें, या अभी कुछ साल पहले गई झुलनी टूट उपन्यास पढ़ लें, उनका मातृत्व बोध इन साहित्य में प्रबल होकर उभरता है। दूबधान कहानी ज्यादातर लोगों ने पढ़ी ही होगी, क्योंकि उनकी कुछ हस्ताक्षर, उनसे भी इस पर बात होती थी और मैंने उनसे भी ये बात कही थी, तो उन्होंने ये स्वीकार किया था कि कुछ चुनिंदा चीजें ऐसी होती हैं जो किसी की ज्यादा लोगों तक रहती हैं, ज्यादा लोकप्रिय होती हैं। तो उनकी दूबधान, दिनकर जी की एक कविता की पंक्ति है, मैं पूरी पंक्ति नहीं एक पंक्ति बता रहा हूं। बड़ी कविता की जो इस भूमि को सुंदर बनाती है। बड़ा साहित्य वही है, बड़ा उपन्यास वही है, बड़ी कहानी वही है जो इस भूमि को सुंदर बनाने में योगदान देता है। और उषा जी की ये कहानी कितनी खूबसूरती से उन्होंने एक रस्म, एक रिवाज, एक समाज, एक पारिवारिक, एक बेटी जब अपने नैहर वापस जाती है, जब उसकी मां नहीं हो वहां, उनके पिता नहीं हो वहां, भाई हों, भाभियां हों, और तब का जो वातावरण, और उसको फिर अपने बचपन की याद आती है। और वहां खोइछा का उन्होंने इतना खूबसूरत वर्णन किया है। वो जो जुड़ाव समाज का, जो रिश्ता जहां हम संवेदनशील बनते हैं, वहां पे पूरा का पूरा, वो सबुदनी दीदी शायद नाम था उनका, सबुदनी दीदी, वो जो गुड़ और पानी देती है और स्नेह देती है, आशीर्वाद देती है, क्या कमाल का चित्रण है वो। ये मां बोध, ये मातृत्व बोध, और उनकी ये सिग्नेचर कहानी है जिसमें मातृत्व बोध जो है वो कमाल का उभर कर आया है। मैं ज्यादा उस कहानी का विस्तार नहीं दे रहा। भामती उपन्यास को देख ली, बहुत पॉपुलर कहानी है, कहानी बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। जब शंकराचार्य ने वाचस्पति से कहा कि ब्रह्मसूत्र का टीका लिख दीजिए, और वो अभी अभी शादी करके आए थे, विवाह करके आए थे, वो टीका लिखने की सहमति दे दी उन्होंने, और फिर जो हुआ सब आपको पता है, भूल ही गए वो 18 साल तक। कितनी खूबसूरती से वहां पे एक स्त्री का मां बोध स्पष्ट होता है। पत्नी तो कहने के लिए रह गई थी, उसने दिया कभी बुझने नहीं दिया, वो प्रकाश बनकर उनके साहित्य के ऊपर खड़ी रही। ये कोई मां ही कर सकती है, दिया बुझने नहीं देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनका मातृत्व बोध मुझे यहां एकदम शानदार तरीके से परिलक्षित होता दिखाई पड़ता है। कहने के लिए वो पत्नी थी, और जब हुआ कि ये मैं तो अब आपको कुलवंश नहीं दे सकती, तो वो उनके नाम टीका ही कर देते हैं कि ये भामती टीका, और उनको भेंट करते हैं। तो ये बहुत कमाल की उनकी जो प्रस्तुति है वो वहां पे सामने आती है। गई झुलनी टूट ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, वो तो उस पात्र से वो मिली हुई थी। वैसे उनका ज्यादातर जो विषय था उससे उनका सीधा राबता रहता था, सीधे वो राफ्ता रहता था, सीधे उससे संपर्क में रहती थी वो। और ये उनकी ही कोई सहयोगिनी की
देखी हुई कहानी है जिस पर उन्होंने विस्तार से दिया है। उसमें भी वही उस स्त्री का जो संघर्ष है, कई कई आज भी अच्छे अच्छे घरों में भी उस तरह का संघर्ष होता है, और उस गरीब के घर में भी वो पुरुषों का जो घूमना टहलना होता है, चाहे जहाँ भी घूमे वहाँ भी स्त्रियाँ, यहाँ भी स्त्रियाँ, लेकिन उस बोध को प्रदर्शित करने का बहुत ही खूबसूरती से प्रयास किया है उषा जी ने वहाँ। तो इन 3 साहित्य पर मैंने थोड़ी चर्चा की, और भी बातें होंगी यहाँ। तो माँ वाला व्यक्तित्व पे मैं थोड़ा सा एक और बात कहना चाहूंगा। आप लोग तो उन्हें दीदी कहती थीं, लेकिन दीदी, हाँ कहते हैं, लेकिन आप लोग जिस भाव में कहती हो, लेकिन मैं तो उन्हें माँ भाव में ही देखता हूं, जो उनका मातृत्व बोध रहा है। मेरे साथ भी वो स्नेह, मैं भी उनको मतलब बहन जैसा देखता था, लेकिन वो बहन जैसी नहीं थी, वो तो पूरा मातृत्व बोध से भरी हुई थी, और जब भी वो छोटे भाई की तरह ही देखती थी तो वही बोध उनका रहता था। स्त्री बहुत संयमी होती है, वह स्वभाव से उग्र या आक्रामक नहीं होती है, वह इंतजार करती है। पुरुष आक्रामक होता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि जब कोई स्त्री जन्म लेती है तो वो पूर्णावतार में होती है, लेकिन जब पुरुष जन्म लेता है तो वो पूरी तरह अवतरित नहीं होता। 47 गुण उसके पास होते हैं, जबकि 48 गुण स्त्री के पास होता है। पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती स्त्री को, लेकिन पुरुष उस निर्माण के लिए जो कमी होती है, उस निर्माण के कारण वो उग्र होता है, और उसकी पूर्ति के लिए वो जीवन भर संघर्ष, जीवन नहीं मतलब युवा होने तक संघर्ष करता है, लेकिन वो अभाव उसको हमेशा खटकता है, क्योंकि वो पूर्ण जन्म नहीं लिया। मां का जो स्त्री भाव है, वह सृजन करती है, सृष्टि करता है वो, इसलिए हमेशा इसके बारे में एक मेरा जो रिसर्च है उसके हिसाब से ये खूबसूरत सी जो दुनिया है, सांस्कृतिक दुनिया, ये स्त्रियों ने बसाई है। लगभग 80,000 साल पहले जब होमो सेपियंस का युद्ध हुआ था होमो इरेक्टस से, अफ्रीका की तरफ कहीं और, तब पहली बार होमो सेपियंस हार गए थे, कई बार हार गए थे, लेकिन अचानक 70,000 साल पहले लगभग होमो सेपियंस की स्त्रियों के गले के कोड में खास तरह का अंतर आ गया था, जिसके कारण वो ज्यादा कम्युनिकेटिव हो गई थी, और उसका वो कम्युनिकेशन पहली बार विजेता बनाने में सहायक हुआ, और उसके बाद तो हमने सबको खत्म कर दिया, हम अकेले रह गए। तो इसलिए स्त्री ही सृजन करती है ये सारा कुछ, और फिर से मुझे उम्मीद है कि स्त्री जो मुश्किलें आई हैं उस सृजन को भी मजबूती देगी। इसी सृजन के हिस्से में आयाम भी उनका एक सृजन है। अपने से बाहर देखना, अपने से बाहर सोचना बहुत कठिन काम। ज्यादातर लेखकों को देश भर में आप देखें, मेरी कविता, मेरी कहानी, मेरा साहित्य, मेरे पुरस्कार, उससे बेचारा बाहर ही नहीं निकल पाता जीवन भर। उषा जी ने अपने जीवन में ही उसका परित्याग किया, और तुम्हारी कहानी, तुम्हारी कविता, तुम्हारा साहित्य, ये उन्होंने किया, और ये आयाम जैसी संस्था को स्थापित करके किया। ये मामूली बात नहीं, अपने से बाहर निकलना बहुत कठिन है, नहीं निकल पाते सामान्यतः लोग। और यही वजह है कि पटना पुस्तक मेला में हमेशा
उनके आग्रह पर उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा कि हर साल करिए, और आयाम वहाँ आयोजन करती है संस्था हर एक साल, उन्हीं की प्रेरणा से। अब उनके बाद मैं कुछ 2-3 पंक्तियों में संदेश ये देना चाहता हूँ अपने युवाओं को भी और अपने साहित्यकार साथियों को भी। जो उषा जी से हमारी बात होती थी, चाहे आयाम के साहित्यकारों के लिए हो या बाहर के, तो यह निष्कर्ष निकल कर आता था कि यह लगातार प्रयास लेखक को करना चाहिए कि वह कुछ प्रयोग कर पा रहा है, कुछ नया कह देने की कोशिश तो रहनी ही चाहिए। और वह प्रयोग भाषा के स्तर पर भी हो सकता है, शैली के स्तर पर भी हो सकता है, कथ्य के स्तर पर हो सकता है, और अंतिम में वो सबको मुश्किल होती है, चाहे उषा जी रही हो, चाहे मैं रहूं, चाहे कोई भी। तेंदुलकर जब बैटिंग करने जाता है तो हर गेंद उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, हर मैच उसके लिए उतना ही शुरुआत में नर्वस देता है। तो इसलिए हम अपने साहित्य में ये लगातार प्रयास करें कि साहित्य हमारा प्रयोगवादी हो, कुछ ऐसा जैसा पहले नहीं कहा गया। इससे काम नहीं चलेगा कि ऐसा क्या है जो पहले नहीं कहा गया, ये तो आपको तलाशना है, क्योंकि आप लेखक बनने का आपने बीड़ा उठाया है, और साहित्यकार जो होता है, लेखक जो होता है, वही इस दुनिया का सृजक है, वही इस दुनिया का सृजन करता है। और स्त्रियों के ऊपर इसकी जिम्मेवारी अधिक इसलिए हो जाती है क्योंकि लगभग 17 लाख साल पहले होमो इरेक्टस, जब हम लोग नहीं थे, उसमें एक बूढ़ी औरत ने पहली बार किस्सा गोई की कोशिश की थी। तो इसलिए स्त्रियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अंत में एक घोषणा, सीआरडी पटना पुस्तक मेला इस बार 6 से 17 दिसंबर पटना में गांधी मैदान में होने जा रहा है, और इस बार का जो पटना पुस्तक मेला है वो पूरा पुस्तक मेला आदरणीय उषा किरण खान जी को समर्पित हो रहा है। उनकी एक बड़ी तस्वीर लगाई जाएगी, और मैं आयाम से यह आग्रह करूंगा कि इस बार जो वो कार्यक्रम करें वो उषा जी पर केंद्रित करें, ये मेरा आग्रह होगा। वैसे निर्णय उनका है, वो दूसरा कुछ भी सोच सकती हैं, लेकिन एक तरह से मुझे बदलाव भी शायद दिखेगा, क्योंकि कविता और कहानी तो आप लगातार कर रही हैं, लेकिन इस बार अगर उन पर केंद्रित है बुक फेयर, तो समर्पित है बुक फेयर, तो हमको लगता है कि आपको एक आयोजन अपनी तरफ से तो करना ही चाहिए। अंत में वीना जी और समस्त आयाम साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, मगध विश्वविद्यालय का मैं आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय कुलपति जी का, उनका स्नेह मुझ पर बहुत पहले से रहा है, मुलाकातें भले कम होती रही हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, और मंच पर बैठे सभी साथियों का जो अभी इस वक्त मुझे स्नेह दिया, और आप सबने जो स्नेह दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया रत्नेश्वर जी, आज आयाम और साहित्य प्रेमियों का आपने दिल जीत लिया इतनी सुंदर घोषणा करके कि पटना पुस्तक मेला में इस बार उषा किरण खान के नाम से आप उस पुस्तक मेले का आगाज़ करेंगे। ये बहुत खुशखबरी है, और इस बात के लिए ज़ोरदार ताली तो फिर से बनती है साथियों। बहुत शुक्रिया रत्नेश्वर जी। शुक्रिया इस बात का भी कि आपने उषा किरण खान के रचना संसार को बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गहराई से यहाँ रखा। हम सब जानते हैं उनकी दुनिया, रचना की दुनिया बहुत बड़ी थी, और मनुष्यों के बीच मोहब्बत की दुनिया भी उनकी बहुत बड़ी थी। और मैं समझती हूँ कि जो रचनाकार है, जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, वो एक बेहतर साहित्यकार भी हो सकता है, क्योंकि साहित्य आपको मनुष्य बनाती है, ये मैंने पहले ही कहा था। और जब उन्होंने उषा किरण खान को आज याद किया तो मुझे फिर से फैज़ याद आए, जो कहते हैं
कि कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम बेहिसाब याद आए। तो आज हमारी उषा दी हम सबको बहुत याद आई। उन्हें मैं हमेशा बहुत जिंदा दिल औरत की तरह देखती हूँ, और आज वो नहीं है, फिर भी हमेशा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द आस पास वो हैं, वो कहीं हमारे बीच से गई नहीं। तो जो मेरा काम है कि वक्ताओं के बीच एक पुल स्थापित करना, इसलिए ज़्यादा अपनी बात नहीं कहते हुए मैं अब अगले वक्ता को आपके बीच बुलाना चाहूँगी। आप सबको अभी तक वीणामृत ने और हमने परिचय दिया कि चित्रा देसाई जी हैं, जो मुंबई से चलकर हमारे बीच आई हैं। आपको उनके बारे में थोड़ी और जानकारी देना चाहूँगी कि वो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत भी करती हैं, टाइम्स फाउंडेशन और महाराष्ट्र लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ लीगल लिटरेसी अभियान से भी जुड़ी हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निर्माण मंडल, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय सलाहकार समिति से भी जुड़ी हैं, विदेश मंत्रालय हिंदी सलाहकार समिति से भी जुड़ी हैं। इनकी 2 कविता किताब प्रकाशित है, सरसों से अमलताश और दरारों में उगी धूप। आज तो आप इनको सुनेंगे ही, इनकी बड़ी सुंदर कविताएं हैं, उनसे आपका वास्ता पड़ेगा। लेकिन मैं उनकी एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहती हूँ जो मुझे बेहद पसंद है। इसके पहले कि उन्हें बुलाऊं, इजाज़त है तो वो कविता पढ़ दूँ आपके बीच। ये इस कविता का शीर्षक है विरासत। विरासत में मिलता है चूल्हा, चौका, बर्तन, साड़ियाँ, सोना चांदी, गले में झूमती रामनवमी, कलाइयों पर कसे दस्तबंद और ढेर सी चूड़ियाँ, पाँव की उंगलियों को जकड़ते बिछुए, बालों को लाल करता रंग, नाक छेदती नथनी, संदूकों में बंद दस्तयारी, कानों में फुसफुसाती सीख, हर हाल में रहने की हिदायत, नुकीले शब्द सहने की कला, पर माँ ने ऐसी विरासत से मुझे बेदखल कर दिया, मुझे बेदखल कर दिया। बहुत शुक्रिया इनकी कविता के लिए। और सच में ये विरासत जो स्त्री के पाँव में बेड़ी बांधता हो, जो स्त्री की आज़ादी पे अंकुश लगाता हो, उस विरासत को खारिज करने का वक्त है। तो मैं बहुत आदर से चित्रा देसाई को बुलाना चाहती हूँ कि आज उषा किरण खान के रचना संसार पे अपनी बात रखें। नमस्कार। सबसे पहले हिंदी और मैथिली की बहुत प्रतिष्ठित प्रसिद्ध रचनाकार पद्मश्री उषा किरण खान जी की स्मृति को नमन करती हूँ। बहुत सम्मानित मंच है। हमारे विशेष मुख्य अतिथि वीरेंद्र कुमार यादव जी, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति, शाही जी, हमारे समय के बहुत प्रतिष्ठित रचनाकार रत्नेश्वर जी, ब्रजेश कुमार जी, आयाम की सचिव और स्तंभ जिसको मैं कहूँगी वीणामृत, और सभागृह में बैठे सभी सम्मानित श्रोताओं का, अतिथियों को मेरा प्रणाम नमन। विशेष रूप से उनकी दोनों बेटियां यहाँ बैठी हैं, कनुप्रिया और तनुजा। आज हम उषा जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। मैं उसे उत्सव कहूँगी क्योंकि उन्होंने बहुत समृद्ध जीवन जिया और हम लोगों को बहुत समृद्ध किया। मुझे लगता है सारे रिश्ते नाते एक तरफ, लेकिन लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे घनिष्ठ संबंध उसके पाठक से होता है, और इस रिश्ते के हिसाब से मैं उनकी बहुत करीब होने का फख्र कर सकती हूँ, गर्व कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत पढ़ा है। 1981 में धर्मयुग में उनकी कहानी आई थी दूबधान, जिसका जिक्र रत्नेश्वर जी ने कहा। दरअसल इस कहानी को जैसा उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर कहानी बन गई है, लेकिन ये कहानी 43 साल पहले मैंने पढ़ी और मैं बार बार इसका पुनर्पाठ करती हूँ, इसलिए क्योंकि इस कहानी में जो संवेदना है, जो जड़ों की बात करती हैं,
गांव से आई उषा जी, लेकिन उन्होंने गांव कभी नहीं छोड़ा, उनकी जड़ें हमेशा गीली रही, इसीलिए उनके पात्र हमेशा बहुत संवेदनशील रहे। वो जैसी थी वैसे ही उनके पात्र थे, कहीं फर्क नहीं। जब मैं उनको मिली और थोड़ा बहुत मैंने जाना, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत बार मिली हूं, मैं कुल उनको व्यक्तिगत रूप से 6 बार मिली हूं, लेकिन शायद रिश्तों की उम्र के लिए कितनी बार मिले हैं उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितनी गहराई से आप समझते हैं एक दूसरे को, ये महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले मैं उन्हें मिली 2015 में, लगभग 9 साल पहले, विश्व पुस्तक मेला में दिल्ली में। वो उस वक्त मैं मैथिली मचान मंच पे थी और तब मैं पहली बार मिली, क्योंकि उस वक्त सूर्य बालाजी की एक किताब का लोकार्पण था और वो विशेष रूप से वहाँ स्टॉल पे आई थी। खान साहब भी आए थे और उस वक्त उषा जी से ज़्यादा खान साहब से बैठ के मैंने गप्पाजी की थी। राजकमल प्रकाशन के स्टॉल पे हम घंटों बैठे रहे थे। दूसरी बार मैं मिली उन्हें मुंबई में, सुधा अरोड़ा जी ने उन्हें बुलाया था, वो तब मुंबई आई हुई थी। तो सुधा अरोड़ा जी को लगा कि यहाँ के जो मुंबई के रचनाकार हैं उनसे उनकी मुलाकात की जाए, और उन्होंने कविताएं सुनी, कहानियाँ सुनी, मिली जुली, और वहाँ पर पहली बार मैंने उन्हें अपनी कविता सुनाई। वो मेरा पहला अनुभव था कि जहाँ जिस लेखिका को मैंने इतना पढ़ा, रचनाकार को इतना समझा और जिसकी संवेदना तक मैं पहुँच पाई, वो मेरी कविता सुने। और मुझे याद है कि वहाँ पर डॉक्टर राजम पिल्लई आई थी और उन्होंने बहुत, उनकी एक सुंदर और लंबी कविता है गांधारी, जहाँ कविता तो बहुत लंबी है पर उसका मूल भाव ये था कि गांधारी तुम्हारा अपना नाम क्या है, क्योंकि वो गांधार प्रदेश से थी तो उन्हें हमेशा गांधारी हम लोग जानते हैं। और उनका पूरा कविता में यही सवाल था कि गांधारी तुम्हारा अपना नाम क्या है। मुझे याद है कुछ हफ्ते बाद उषा जी का मेरे ऊपर व्हाट्सएप मैसेज आया कि चित्रा, अगर राजम जी की वो कविता तुम्हारे पास है तो मुझे तुम व्हाट्सएप करो। मैं भावुक हुई। एक रचनाकार दूसरे रचनाकार का इतना सम्मान करे, उनकी कविताओं को याद करे। मेरे पास क्योंकि वो संग्रह था और मैंने व्हाट्सएप पर उनको गांधारी कविता भेजी। लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि राजम जी से जो उन्होंने कविता सुनी या जिससे भी जो सुना उसका उन्होंने मान रखा, याद रखा। जहां तक उनके रचना संसार की बात है, हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ा उनका रचना संसार है। उन्होंने कितनी ही कहानियां लिखी हैं, कितने उपन्यास लिखे हैं, सब पर बात करना संभव नहीं। लेकिन 2 कहानी और 2-3 उपन्यास जिन तक मुझे बहुत ज़्यादा, 2 का तो विवरण रत्नेश्वर जी ने कर दिया, भामती का कर दिया और धूपदान का कर दिया। धूपदान केतकी की कहानी नहीं, हर उस संवेदनशील लड़की की कहानी है जो अपना मायका गांव छोड़कर एक महानगर में रहती है, लेकिन वो अपनी उन जड़ों की तलाश करती रहती है जिसे वो छोड़ आई है। उसे अभी भी वो गोबर लिपा हुआ आंगन, दालान, वो आम का पेड़ जो उसने रोपा था, उसकी अपनी जो स्मृतियां हैं उससे उभर नहीं पाती है। और जो उसके 4 भाई हैं वो चारों महानगर में रहते हैं, और भाभी एक समारोह करना चाह रही है भतीजे का जनेऊ, और वो भाभी को कहती है कि इस बार का समारोह आप गांव में कीजिए। तो भाभी कहती है कि गांव में अब कौन है, और वो कहती है पूरा गांव ही तो अपना है। ये जो सोच है सामूहिकता की, सब अपने हैं, पूरा गांव अपना है, यही उनकी सोच उनकी हर कहानी में है। उनकी सबसे बड़ी बात जो मैं उनसे ग्रहण करती हूं, उनकी सकारात्मकता। उनके किसी भी पात्र में आपको नकारात्मकता नहीं मिलेगी, कड़वाहट नहीं मिलेगी। आप कोई भी उनकी कहानी ले लीजिए, आप कोई भी उनका उपन्यास ले लीजिए, कहीं कड़वाहट नहीं है। उनकी एक बहुत सुंदर कहानी है पानी की दीवार, जिसे पढ़कर मैंने उन्हें फोन किया था। बेहद खूबसूरत कहानी है। कोसी की बाढ़ उनकी कहानियों में बार बार आती है, वो जो तांडव करती है वहां पर, और उसमें जो संबंधों का अंतर्द्वंद है जो परिवार में होता है, और कैसे दोनों महिलाएं जो जेठानी देवरानी है एक दूसरे के साथ बिना किसी को बताए कैसे एक दूसरे का संबल बनती हैं, एक दूसरे को संभालती हैं। स्त्री मन की जो तह तक वो गई हैं वो उनकी हर कहानी में है। उनकी एक और कहानी है सारा गांव।
एक और है कौस्तुभ स्तंभ, जिसमें सारा गांव में तो शायद वो दोनों डॉक्टर्स होते हैं और पति शहर चला जाता है और पत्नी जो है वो गांव में ही काम करने के लिए रहती है। कौस्तुभ स्तंभ में फिर से वही कोसी की बाढ़ है और कैसे वो पूरे गांव को दो महिलाएं बचाती हैं, बचाकर ले जाती हैं और अंत तक पूरी रात कैसे वो गांव में रहती हैं लेकिन सबको बचा लेती हैं। ये सबको बचाने की जो उनकी कोशिश है उनके पूरे लेखन में है। उनका अगन हिंडोला आप करिए, इतिहास पे उनका, क्योंकि उनका वो विषय था, इतिहासकार थी और पुरातत्व विभाग में वो प्रोफेसर थी। तो अगन हिंडोला में अगर आप शेरशाह सूरी की पूरी कहानी पढ़ेंगे तो उसमें हुमायूं और बैरम खान का वो सब भी आपको बहुत नज़दीकी से मिलेगा। विद्यापति में जो उन्होंने जिसके ऊपर लिखा है उसमें लखमा और उसकी भी कहानी आ जाती है, राजा विजय सिंह की भी कहानी आती है। इतिहास, क्योंकि वो इतिहास की प्रोफेसर रही और एक साहित्यकार की संवेदना उनके भीतर थी, तो उन्होंने जब मैं पटना में आई, उन्होंने आयाम में मुझे पहली बार, पटना में आई 2018 में पहली बार उनके बुलावे पर, और आज भी मैं उनके ही न्योते पर आई हूँ क्योंकि मुझे उनकी ऊर्जा महसूस होती है। मुझे ही बुलाया है उन्होंने बोधगया में, वरना इसका कोई कारण नहीं है। तो मुझे पटना और बोधगया, मुझे जो न्योता मिला इस पावन भूमि पर बोधगया में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस भूमि पर उनका ये कार्यक्रम हो रहा है, उनका पहला जन्म उत्सव उनके होने के बाद, लेकिन वो हमेशा रहेंगी। आयाम उन्होंने खड़ा किया, एक प्योर जिसको कहते हैं रोपी है, और वो धीरे धीरे जरूर एक बड़ा वृक्ष बनेगा, और जैसे उसकी छाया में आवाम रहा वैसे ही आयाम की छाया में बहुत साहित्यकार रहेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं दोनों ही देना चाहूँगी, और हमेशा याद रखूँगी कि जब इस नीम में निम्बोली की तरह से वो ज़रूर उगेंगी, कहीं नहीं जाती हमारी ऊर्जाएं, हमारे पूर्वज, हमारी पुरखन हमारे साथ ही रहती हैं। इस शुभकामनाओं के साथ, इस बधाई के साथ आप सबको बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं, और आयाम ऐसा ही बढ़ता रहे। और हम उषा जी को तो हम उनके लेखन से याद करेंगे, उनके व्यक्तित्व से याद करेंगे, और उनके व्यक्तित्व और उनके लेखन में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत रचनाकार होते हैं जिसमें आपको फ़र्क दिखाई देगा, लेकिन आदरणीय उषा जी के लेखन में उनकी जो रचनाएं हैं और उनका अपना जो व्यक्तिगत जिसको कहते हैं स्वभाव है, वो दोनों बहुत हिले मिले हैं। मुझे याद है जब पटना में उन्होंने पहली बार आयाम में बुलाया था, तो उन्होंने फिर किसी कार्यक्रम में जा रही थी, मुझसे कहने लगी यहाँ कमरे में बैठ के क्या करोगी, तुम चलो मेरे साथ। और उस यात्रा में गाड़ी में जाते हुए पूरी भामती के ऊपर बातें, आना जाना, वहाँ उनका मैत्री में वक्तव्य था, मैथिली में। मैंने पूरा सुना, मैंने कहा मैं 80% समझ गई उषा जी आपकी मैथिली। तो मुंबई आई तो मैंने कहा कि आप घर पे आइए। मेरा सौभाग्य कि उन्होंने मेरी धैर्य को आशीर्वाद दिया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे पूर्वज हमसे बड़े जो हैं हमारी देहरी पर आते हैं तो आशीष मिलता है। तो हमें वो आशीष मिला, हम सौभाग्यशाली हैं, हम समृद्ध हुए। हमें समृद्ध करने के लिए उषा जी को नमन, उनको प्रणाम, और हमेशा उनकी किताबों में, उनकी कहानियों में और उनकी यादों में हम हमेशा उन्हें स्मरण करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत शुक्रिया चित्रा जी, इतने सुंदर ढंग से आपने जिन्हें याद किया वो सब, हम सब उसी तरह से उनके बारे में सोचते हैं। आज उषा दी को याद करने का दिन है। उन्होंने जो साहित्य की एक बड़ी दुनिया रची, उसके बारे में आपने जिस सुंदर ढंग से विस्तार दिया, उसका तहे दिल से शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह उषा दी के बहाने मिलते रहेंगे और साहित्य की दुनिया का विस्तार करेंगे, साहित्य का अलख जगाएंगे। अब जो आप सब जिन्हें सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं, और हम सब की खुशकिस्मती है कि आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा के, और ये
माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद के हैं, वो मौजूद हैं। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आएं। मैं ये बताना चाहती हूँ उनके बारे में कि साहित्य से उनकी बहुत गहरी दिलचस्पी है और कबीर पे इनका काफ़ी काम है। मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो हमें आज इस बात पर विस्तार से बताएंगे। आयाम एवं मगध विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित आदरणीय उषा किरण खान के जन्मदिन पर इस आयोजन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, माननीय कुलपति जी बैठे हुए हैं। हम लोग घर और परिवार के लोग हैं। कल इनका आदेश हुआ कि आपको आना है इस कार्यक्रम में। मैं सुबह तैयार होके आ गया हूं। और रत्नेश्वर जी जो पेशे से लेखक हैं, उस विधा के लिए समर्पित आदमी हैं। उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म, बारीक और स्त्री और लैंगिक भेद का जो पूरा एक लंबा इतिहास है, उसके संदर्भों में उषा किरण खान जी पर अपना वक्तव्य दिया। उसके बाद से चित्रा देसाई जी जो स्वयं कवित्री हैं और आर्थिक नगरी से आई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, दोनों व्यक्तियों का। और दोनों ने उषा किरण खान जी के जो उनके साहित्यकार के रूप में, लेखक के रूप में, उपन्यासकार के रूप में जो मूल बात है, उनका जो केंद्रीय भाव है, उसको बड़े बारीक ढंग से पकड़ा। रत्नेश्वर जी ने कहा कि उनका मातृत्व पक्ष जो है वो उनकी रचनाओं में हमेशा प्रधान दिखाई पड़ता है हमें। उसी तरह इन्होंने कहा, हम लोग, मैं और कुलपति जी तो आपको वातावरण और परिस्थिति देने आए थे, हम इसके विशेषज्ञ थोड़े हैं। उषा किरण खान जी से मेरे निजी रिश्ते थे। मैं बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का निदेशक था। मुझे ज्यों की त्यों वो बात याद भी नहीं है। उन्होंने हमसे किसी काम के लिए आई, मैं बड़ा घबरा गया। मैं हिंदी का शिक्षक था और एक हिंदी में लिखने पढ़ने वाली प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हमारे घर पर आ गया, हमारे आवास पर। मैं उनको लेके अपने पूर्व निदेशक के पास गया। कोई काम था, मुझको याद नहीं है। बड़ी ठीक ही लोगों ने बतलाया, यहाँ बड़ी सहज, बड़ी सरल और ज्ञान और साहित्य तो आदमी को सहज, सरल और आदमी बना ही देता है ना। उसमें कहाँ शर्त है। अगर आप साहित्य की चर्चा करें, कविता की चर्चा करें, स्त्री विमर्श पर बात करें, लैंगिक भेद पर बात करें और आप में सहजता नहीं आए, भाई आदमी होने की एक शर्त है, पहली शर्त तो मैं सहज होना ही है। और यही उषा किरण खान जी में मैंने देखा था। बहुत सपाट और सीधा ढंग से मैं इस बात को कहता हूं। स्त्री स्वर का जहां तक प्रश्न है, आप मगध विश्वविद्यालय के कुलगीत को जब गा रहे थे तो स्नातक की कक्षाओं की बात मुझे याद आई। जब हमारे हिंदी शिक्षक हमको पढ़ाया करते थे, यशोधरा, सखवे मुझसे कहकर जाते, क्या मुझको पथ की बाधा ही पाते। और आपने बुद्ध का नाम भी लिया उसमें। यशोधरा सामान्य व्यक्ति को नहीं, दुनिया के बड़े धार्मिक नेता जिन्होंने देश की सीमा को तोड़कर, जिनके विचार और सिद्धांत देश विदेश में गए, हिंदुस्तान में उसको चुनौती देती है यशोधरा। ये हमारे सोच और चिंतन का बदला हुआ स्वरूप मैथिली शरण गुप्त जैसे सहज और
मैं क्या कहूं, वो आक्रामक बहुत कवि नहीं थे विचारों में, उनके यहां दिखाई पड़ता है। उनकी यशोधरा भी चुनौती देती है किसको? बुद्धे को चुनौती देती है। मैं ये बात कह के ये बताना चाहता हूं आपको कि जब आप स्त्री मुक्ति पर, लैंगिक भेद पर, आधी आबादी की आजादी के इतिहास को जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, सिमोन दुबौआ को पढ़ेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ेंगे, तो बड़ी आक्रामकता दिखाई पड़ेगी। परंतु उषा किरण खान में शास्त्रीय और साहित्यालोचन की भाषा में मैं कहूं तो इन्होंने स्त्री मुक्ति की बात कांता सम्मति मंत्रणा से की है, जो कि बड़ी कारगर होती है। भाई कविता कांता सम्मति मंत्रणा देती है, उषा किरण खान भी स्त्री स्वर को कांता सम्मति मंत्रणा की भाषा में ही रखती हैं अपने रचनाओं में। ये मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करना चाहता था। अपने हिंदी विभाग लंबे दौर के बाद हमारी दिशा थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसीलिए यहाँ के हिंदी विभाग से हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है। अब नए लोग आ गए हैं, उनसे अभी बहुत परिचय हमारा नहीं है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि महीने में एक बार मैं जरूर आता था इस विश्वविद्यालय में, बड़ा अच्छा लगता था। और मैं अपने नए शिक्षकों से ये बताना चाहूँगा कि हिंदी के 2 सर्वोत्तम शिक्षक माने जाते थे और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती थी। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के आप उत्तराधिकारी हैं। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनकी कक्षाएं लगती थी तो संकाय की सीमा टूट जाती थी और उनसे पढ़ने वाले छात्र जो बाद में देश के बड़े विद्वान हुए हिंदी के बारे में विभिन्न क्षेत्रों के, उनसे जब पूछा जाता था कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कक्षा के बाद आप कैसा अनुभव करते थे, तो लोग कहते थे कि लगता था कि काशी के पंडित ने जो बात कह दिया अब दुनिया में इसके बाद कुछ पढ़ने लिखने के लिए बाकी नहीं रहा। ऐसे शिक्षक के विभाग में आप आए हैं। आपसे निवेदन है कि आप उस परंपरा को कायम रखेंगे और आपका आज बिहार की गौरव और उषा किरण खान जी के जन्मदिन पर मगध विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने यह कार्यक्रम किया। इसके लिए उस विभाग को, माननीय कुलपति जी को, आयाम नाम की संस्था को, उनके आए हुए उनके परिवार की, उनकी जो बेटियां हैं उनको, दोनों साहित्यकारों को मैं सबको प्रणाम करता हूं। यह बिहार के इस तरह के आयोजन बिहार के सांस्कृतिक गौरव में वृद्धि करेंगे और इस तरह की संगोष्ठियों का, इस तरह के संवाद से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा, विश्वविद्यालय की गरिमा, विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण बनता है। नीचे एक हमारे कुलपति भी बैठे हुए हैं, पूर्व कुलपति। ये भी जब हमारे कुलपति रहे हैं तो इस तरह की कोशिश इन्होंने छपरा में की थी। मित्रों, इन्हीं बातों के साथ हम आदरणीय रत्नेश्वर जी जो बड़े लेखक हैं, उन्होंने ठीक ही कहा कि जो गांधी मैदान में जो पुस्तक मेला लगे उसे उषा किरण खान को हम याद करें। अरे यार, उषा किरण खान को याद करना अपने को शुद्ध और पवित्र करना है, अपने को आदमी बनाना है।
व्यवहार में साहित्य कुछ करता ना है भाई। एक बुद्ध की धरती है, करुणा उनका केंद्रीय भाव था। साहित्य आदमी में करुणा भरता है। संस्कृति आदमी का रूपांतरण करती है। उषा किरण के नाम पर जो मेला आयोजन होगा वो बिहार के सांस्कृतिक रूपांतरण की प्रक्रिया होगी। पुनः मेले में बात होगी। माननीय कुलपति जी ने के आदेश का पालन करने से फायदा ही होता है। आपसे संवाद हुआ, भेंट मुलाकात हुई, और कुलपति का कार्य भी यही होता है। कुलपति एक वातावरण बनाने का, प्राचार्य, कुलपति, ये लोग एक बहुत दिनों की बात है, माननीय लालू जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमको एक व्यक्ति के पास भेजा, नाम नहीं रखूंगा, वो जंतु विज्ञान के बड़े व्यक्ति थे। उनसे मैंने कहा कि आपको कुलपति बनना है बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का। उन्होंने कहा कि मैं कुलपति नहीं बनूंगा, हमारे पारिवारिक और शैक्षणिक जीवन को आप बर्बाद करने आए हैं। हमने कहा जी अभी पुनः रत्नेश्वर जी की बात को मैं कह रहा हूं। हम कहें कि परिवार से अगर आप आगे नहीं बढ़े तो जंतु विज्ञान में कितना हूं शोध कर लीजिए, सब बेकार है। अरे आप विश्वविद्यालय के कुलपति बनिए और अब मछली के गल्फर पर सुनते हैं कि आप दुनिया के बड़े काम किए हैं, तो आपके जैसे हजारों लोगों को अवसर देने वाला कुलपति बनिए, इसीलिए कुलपति बनना चाहिए। तो कुलपति का ये बड़ा काम होता है भाई। अब चित्रा देसाई जी को मैं नहीं जानता, रत्नेश्वर जी को मैं नहीं जानता, जबरन हमको उषा किरण खान के बारे में हमको बताया गया, नहीं तो हम आज कहीं भाषण दिए होते कि वोट दो, ये करो वो करो, झूठ साच बोले होते दुनिया भर का काम। यहाँ कुछ काम का बात बोले। तो कुलपति ने तो हमारे समय का कितना सुंदर उपयोग करा दिया, जबरन। नहीं तो हमारी दिशा गड़बड़ थी, इस दिशा को मोड़ दिया। यही तो कुलपति का काम होता है, यही लेखक का भी काम होता है, यही उषा किरण खान भी करके गई हैं। इसीलिए उनको याद करना जरूरी है। सबको प्रणाम। मैं मुझसे कुछ गड़बड़ सड़बड़ बोल दिया हूं तो माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।